हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिठिया स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिंदी का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेखक का जीवनी को जानेंगे। आज हम आपको बताएंगे संपूर्ण क्रांति का पूरा अर्थ। संपूर्ण अर्थ। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, निधन 8 अक्टूबर 1989 ईस्वी को। जन्म स्थान सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला। पुकार का नाम बचपन में बाउल, बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध। अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध। माता का नाम फूलरानी एवं पिता का नाम हर्षु दयाल। पत्नी प्रभावती देवी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री। शिक्षा आरंभिक शिक्षा घर पर ही, फिर पटना कॉलेजिएंट पटना में दाखिल हुए। यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश। तो पहले ये घर पे ही पढ़े, उसके बाद पटना कॉलेज में पढ़े। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। तो 1922 ईस्वी में ये कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। वहाँ कैलिफोर्निया बर्फले विस्कसन मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन, मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी ना कर सके और देश लौट आए। तो इसकी माँ क्या बीमार रहती थी जिसके कारण ये पीएचडी नहीं कर पाते हैं और देश लौट आते हैं। राजनीतिक जीवन 1929 में कांग्रेस में शामिल। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। 1939 से 1943 में भी जेल गए। 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद कृतियां, यानी कि ये क्या क्या चीज लिखे। हाँ, तो जयप्रकाश नारायण की कृतियां भी हैं। तो वो है रिट्रेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित। तो डायरी भी लिखे थे और निबंध भी लिखे थे। सम्मान, तो जयप्रकाश नारायण को क्या क्या सम्मान मिला? तो 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान। 1998 में भारत रत्न। तो अब संपूर्ण क्रांति का थोड़ा सा टेलर देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति। तो जयप्रकाश नारायण जी 5 जून 1974 को पटना गांधी मैदान में भाषण दिए थे। तो वही भाषण का नाम है संपूर्ण क्रांति। वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। इस संकलित अंश में उनकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों में आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन सरमत के बीच लोकनायक के अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। वहाँ जो भाषण देने गए थे तो वो जितना भी जनता था वो पूरा ध्यान से उसका बात सुन रहा था और जाकर के मंत्र मुग्ध हो गए थे, उसके बातों में पूरे खो गए थे। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई, न वैसा कोई प्रेरक भाषण और पुरस्कार जन संवाद कायम हो सका। यानी कि वो इतना अच्छा भाषण दिए कि उसके जैसा कोई और देने वाला भाषण अभी तक नहीं हुआ है। तो अब संपूर्ण क्रांति का संपूर्ण अर्थ जानेंगे। तो बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे विवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, तो वो पहले भाषण देने गए तो इसी तरह से स्टार्ट किए।
अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं। मैं स्वीकार किया, मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल ही बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया। उससे हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम ना होगा कि जब मैं वेलोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री अय्यर के साथ रुका था। तो मद्रास जाने के क्रम में ये क्या किए थे, अपना मित्र अय्यर के गण, ईश्वर अय्यर के गण रुके थे। वहां दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे। तो वहां इससे मिलने कौन कौन आए थे, दिनकर जी और गंगा बाबू। बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल ही अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों का आपने जो किया है, मैं देखता हूँ। तालियां हरगिज ना बजाइए, यानी भाषण जो दे रहा था बीच बीच में क्या कर रहा था, जनता लोग ताली बजा रहा था, तो ये लोग बोले कि ताली हरगिज ना बजाइए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब मेरे मुंह से आप हुकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुकारों से भरे होंगे। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। तो क्या बोल रहे थे, वो विचार क्या है, क्रांतिकारी है, जिसपे आप लोग अमल नहीं कर पाएंगे। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा। तो अगर आप अमल करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, बलिदान देना होगा और कष्ट सहना होगा, तभी उस बातों को अमल कर सकते हैं। गोली खानी होगी, लाठियों का सामना करना होगा, जेल जाना होगा। और संपूर्ण क्रांति है, तो यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही नहीं, आंदोलन नहीं है, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। यानी कि विधानसभा क्या है, रास्ते में जो है वह बस मंजिल है, उस तरफ से जाने का रास्ता है। दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए, अपना राज्य को प्राप्त करने के लिए जनता को बहुत दूर जाना है, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है। यानी कि आजादी दिलाने के लिए बहुत सारा वीर क्या किए, अपना जान दिए, तब जाकर के हम लोगों को क्या मिली, आजादी मिली। जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांति सभी गोली का निशाना बने, या तो फांसी पर लटकाए गए, तो किसी कोई तो को गोली मार दिया गया, किसी किसी को फांसी दे दिया गया, तब जाकर के हम लोगों को क्या मिली, आजादी मिली। लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज है, उसमें जनता करहा रही है, भूख है, महंगाई है, तो क्या हो गया, इसमें पूरे महंगाई कर दिया गया है, जिसके कारण जो गरीब है, पिछड़ा हुआ है, वो नहीं कुछ कर पा रहा है। भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता बगैर रिश्वत दिए। अगर कोई काम जनता को करवाना रहता है तो उसके लिए रिश्वत देना होता है। अगर रिश्वत नहीं है आपके पास, यानी रुपया नहीं है, तो आपका कोई भी काम नहीं हो सकता है। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता है जनता का। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, तो सब किसके, कौन दब रहा है, जनता दब रहा है। कोई भी अन्याय हो रहा है, हर अन्याय जनता को ही सहना पड़ रहा है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है गुलामी की शिक्षा, शिक्षा तो दी जाती है, पर कैसे शिक्षा दी जाती है, गुलामी की शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना नौकरी के लिए। तो आज के हमारे देश में बहुत सारे नवयुवक सब जो है पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं। तो क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आगे जो पहले बोलता है कि रिश्वत देना होगा, यानी कि इतना पैसा जमा करो तभी नौकरी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जिसके कारण जो गरीब रहता है उसके पास रुपया है ही नहीं, तो क्या करेगा, वो पढ़ लिख करके इसी तरह घर में बेरोजगार बैठा हुआ है।
नौकरियां मिलती ही नहीं, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीब हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। तो गरीब हटाओ का नारा हमेशा लगता है, लेकिन गरीब की तरफ कोई नहीं देखता है। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। और उसी रात को जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, तो दिनकर जी को वहां पे क्या होता है, दिल का दौरा पड़ जाता है। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गोयनका जी ने। तो गोयनका जी क्या करते हैं, दिनकर जी को अस्पताल लेके जाते हैं 3 मिनट के अंदर ही। तो अस्पताल का नाम था वेलिंगटन नर्सिंग होम। सारा इंतजाम था वहां पर। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार हो पाता या नहीं। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, और बहुत सारा डॉक्टर क्या था, चारों बगल से औजार लेकर के तैयार था। लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा ना हो पाया, और दिनकर जी का उसी रात क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। ऐसी चोट लगी। उनकी यह कविता सुन के उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। यानी कि उसका जो कविता पढ़ा तो उसका चेहरा याद आने लगता है। आज लगता है हमारे दो मित्रों की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी आज के जुलूस का, आज के इस सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते। यानी कि बेनीपुरी जी अगर कुछ लिखते तो उसका एक एक शब्द में, एक एक बात में इतना उमंग रहता और इतना जुनून रहता, तो क्या उसके बाद में से अंगार निकलता, सबको उसका बात से उकसा जाते। यानी कोई अगर अगर वो कुछ लिख देते, उसका बात में इतना ताकत रहता था कि हर सबका खून खौल उठता था। आज दिनकर जी जो कविता लिखते नए भारत के नवनिर्माण के लिए, जो देश के विवेकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है, शुरू प्रारंभ हो गया है। वो कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, तो क्या है, ना ही दिनकर जी थे और ना ही बेनीपुरी जी थे। तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी है और उनका भार हृदय पर है। यानी वो लोग का बात, यानी वो लोग जो बोल के गए हैं उसका बात क्या है, हृदय पर लग गया है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है, और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूँ। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, तो पहला आह्वान किए थे क्या चीज का, यूथ फॉर डेमोक्रेसी का। लोकतंत्र में विवेकों का क्या रोल है, तो इसमें था कि लोकतंत्र में विवेक सबका क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था। उसको बात बराबर कहता रहा हूँ, संचालन समिति में बहस करता रहा हूँ। हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। देश के भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है। यानी कि जो हौसला और उमंग नौजवानों में होता है वो बूढ़ा में नहीं हो सकता है। आप जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए। यानी कि युवक लोग को क्या बनने के लिए बोल रहा है, नेता बनने के लिए बोल रहा है। मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा। तो छात्र सब बोला कि सिर्फ मार्गदर्शन से काम नहीं चलने वाला, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में वेलोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। तब क्या करता है वो, उसका आग्रह को स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का, और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया। तो जाकर के फिर स्वीकार करने के बाद, परंतु छात्रों से भी, आप सबसे भी अनुरोध है। तो उसके बाद छात्र से ये क्या बोलता है कि आप सबसे अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। यानी नाम का नेता नहीं बनना चाहता था ये। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से कि क्या करना है। जयप्रकाश नारायण तुम्हें तो इस नेतृत्व
को कल मैं छोड़ देना चाहूंगा। मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं बात सुनिए। तो जब प्रकाश नारायण जो बोल रहे थे तो सब बीच बीच में ताली बजा रहा था, तो वही बोल रहा था ताली नहीं बजाने के लिए, इसका बात को सुनने के लिए। बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, यानी बोल रहे थे कि हम सबका बात सुनेंगे, लेकिन विचार क्या होगा, मेरा होगा, यानी कि फैसला जो सुनाएगा यही सुनाएगा। छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी मेरे पास समय होगा, उनसे बहस करूंगा। तो छात्र से ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बहस करेगा, क्योंकि कोई भी मैटर में जितना भी बहस किया जाता है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाना जाता है, और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा, उन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। तो क्या बोले कि सबका बात तो सुनेंगे और लेकिन फैसला हम लेंगे, नहीं तो क्या होगा, आपस में ही तुम लोग लड़ लड़ के रह जाओगे, कभी भी फैसला नहीं हो सकता है। बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में ISC का विद्यार्थी था। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सब अव्वल दर्जे के। तो जयप्रकाश नारायण को भी क्या मिलता था, छात्रवृत्ति मिलता था। अव्वल दर्जे के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थियों में, यानी कि उस समय के विद्यार्थी में जो था बहुत चमक था, जो कि वो अपना इससे भी छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर रहे थे। और हम सबने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता। क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो जयप्रकाश नारायण साइंस लिए हुए थे, तो साइंस का विद्यार्थी था, या साइंस पढ़ते थे। तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए, मथुरा बाबू उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया कि मैं फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनके लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो। तो उसको क्या बोला कि उसके साथ रहो और उसके प्रयोगशाला में कुछ कुछ प्रयोग करो, क्योंकि प्रयोग करोगे तो आगे सीखोगे और उनसे कुछ सीखो। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एंड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, स्वतंत्र नहीं था। वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। मैं तो किसी विद्यालय में नहीं गया, बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी। ये बिहार विद्यापीठ में परीक्षा देता है ISC की। पास तो करना ही था, यानी तेज विद्यार्थी था, इसीलिए बोला पास तो करना ही था। पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। तो कोई धनी घर का नहीं हूँ, यानी कि जयप्रकाश जी जो थे, JP जी धनी घर का नहीं थे, मीडियम फैमिली से थे, मध्यम वर्ग के। थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिला धारबाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए। नॉन गस्टेंड अफसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि मुझे अमेरिका भेजे, यानी कि इतना हैसियत नहीं था कि अमेरिका भेजे इसको, उनकी हैसियत नहीं थी। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। तो JP जी क्या सुने थे कि अमेरिका में मजदूरी करके भी पढ़ाई किया जा सकता है। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है, तो JP जी आगे पढ़ना चाहते थे। तो मुझे आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके जाऊं, तब तक सोचे कि तब तक यहाँ पे तो देखते हैं उतार चढ़ाव हो रहा है, तब तक क्या करते हैं, अमेरिका से पढ़ाई करके आ जाते हैं। इसलिए अमेरिका गया। अमेरिका गया। कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते हैं। कितनी गालियां मुझे दी गई है, क्योंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूँ। तो इसलिए तो सब लोग इसको क्या बोलते थे कि अमेरिका का दलाल है ये, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारे लगाए।
मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहां जानवर मारे जाते हैं तो वो। मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहां जानवर मारे जाते हैं। तो पढ़ाई करने के लिए ये क्या क्या किए, कारखाना में काम करते हैं। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और रास्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी से कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए। तो क्या करता था ये, कुछ का थोड़ा रुपया बचा के रखता था, कुछ कपड़ा के लिए, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं। तो रविवार के दिन भी ये लोग काम करते थे। 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में, या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया। तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन रात का खाना मिल गया। किराया कहाँ से मकान को का हमको आया। बराबर 2-3 लड़के। कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में, एक चारपाई पर मैं और कई ना कोई अमेरिकन लड़का रहता था। एक चारपाई पे ये लोग 2 आदमी सोते थे। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ, यानी कि पढ़ने के लिए रुपया नहीं रहने के बावजूद भी ये अमेरिका जाता है, वहां पे काम कर करके पढ़ते हैं। इतवार के दिन या कुछ और टाइम में यह जो होटल का काम है, इसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम, शू शाइन पार्लर में, इससे लेकर के कमोड साफ करने का काम होटलों में काम करता था। वहां जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का, ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा। तो वहां पे वो क्या करने लगे, क्लास लेने लगे, तब इसको कुछ राहत मिला, आराम मिला। इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं, जानकर भी क्या करता है, इसको गाली देता है। तो बोलते हैं, जानकर भी ये गाली देते हैं कि मैं इतना दिक्कत से पढ़ा। फिर भी अमेरिका में विस्कोसिन में, मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का जमाना था, यानी तभी लेनिन का जमाना था, वह ट्रांस्की का जमाना था। 1924 में लेनिन मरे और 1924 में मैं मार्क्सवादी बना था। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे, अंग्रेजी में थे, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। यानी कि तभी जो भी ग्रंथ छपा था, अंग्रेजी में छपा था, उसको भी क्या करे, ये लोग पढ़ लिए। रात रात को रोज एक रसियन टेलर था, दर्जी था, इसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। और वहां से जब भारत लौटा था, घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था। जब भारत लौटते वहां से तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटते। लेनिन में कांग्रेस में दाखिल हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ। मैंने जो लेनिन से सीखा था, वह यह सीखा था कि जो देश गुलाम है, वहां के जो कम्युनिस्ट हैं, उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई को से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा क्लास कहते हैं, उस क्लास के साथ मैं हूँ, पूंजीपतियों के साथ में उनका नेतृत्व हो। फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। पहली बात मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए, वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 वर्ष हुए, गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले, वो भी बहुत अच्छा से मिलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। तो क्या कर रहा है, जो जितना कोई भी आ रहा था, सब जयप्रकाश जी को डेमोक्रेसी का सबक सिखा रहा था कि ऐसे करो, वैसे करो। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे। लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, तो अपना कुछ भी अच्छा काम नहीं करता था, फिर भी इसको क्या डेमोक्रेसी का सबक सिखा रहा था।
शांति में प्रदर्शन, शांति में जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस में आ रहे हैं, कहीं रेल से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े पर लेकर के डीजल अपना खरीद करके लेकर के आ रहे हैं। जहां तहां रोका, इनको लड़कों को पीटा, गिरफ्तार किया, अनायास, कोई कारण नहीं। यानी कि सब जगह लड़का लोग को या गाड़ी को रोक लिया, उसके बाद नाप उस पे लाठी बरसा रहा, किसी को जेल लेके जा रहा, फालतू का, उसका कोई गलती ही नहीं था। और यहाँ हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं। इन्होंने जिद की कि इस रास्ते में जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, वह खतरा है। मुझे कोई खतरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है। बीच में यह डायवर्सन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। तो चलिए, जो आप कहते हैं वही मान लेता हूं। तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए? हालांकि वे उन लड़कों को ले जाकर एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारे छात्र संघर्ष समिति के वहां जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए लाए हैं। तो जो जेल में था, तो उसको क्या किया, जुलूस सब दिखाने के लिए जेल से बाहर लाता है। मैं भी जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ हो। रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, तो क्या किया, लोग सबको रेल से उतार रहा था, बस सब जो जा रहा था बस से उतार लिया। टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे, उसको उतार दिया गया। टिकट वाला को भी उतार दिया, जिसके पास टिकट नहीं था उसको भी उतार दिया। तो मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ है। शर्म नहीं आती इन लोगों को, यानी कि ऐसा ऐसा काम करता है और हमको डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है। डेमोक्रेसी की बात करते हैं लोकतंत्र में। डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहां भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे अपनी, जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे। वे राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाए, असेंबली के सामने जाए, उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है। तो क्या बोला, हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है। हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा, कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जब प्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जब प्रकाश नारायण के बारे में आप सोचते हैं, तो जयप्रकाश जी के लिए यह सारा क्यों होता है? यानी कि जब प्रकाश नारायण के बारे में ये सब सोचते हैं, तो फिर जयप्रकाश जी के बारे में ये सब चीज क्यों? तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं, यानी कि लोग को क्यों रोक रहे हैं आप? जनता लोग से घबरा रहे हैं कि जनता को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जनता के आप प्रतिनिधि हैं, यानी कि जनता के आप क्या हैं, नेता हैं। किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत कि लोगों को पटना आने से रोक ले, उनकी राजधानी है। आपकी राजधानी है। यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को, यानी कि जो ऐसा शर्मनाक काम करता है उसको क्या करना चाहिए, डूब जाना चाहिए। ऐसी नीचता का व्यवहार, बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता। यानी कि ये जो कठोर शब्द बोल रहे थे, तो वो बोल रहे हैं कि हम कठोर शब्द का प्रयोग तो नहीं करना चाह रहे, पर इस टाइप से उसको गुस्सा दिला दिया था कि वो बोलने पे मजबूर हो गए। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वो लोग दुश्मन है, यानी जो डेमोक्रेसी का दुश्मन है वो जेपी का भी दुश्मन है। जो जनता के शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं,
यह डेमोक्रेसी है, इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है हमको। अभी हाल में मैं वेल्लोर में था, जो हमारे परम मित्र स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। तो क्या संबंध था, तो देखते हैं। 32 से 33 का आंदोलन जो चला था, उनमें वो अंडरग्राउंड बम्बई में वह रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी ने, जो फ्री फ्रेंच के मालिक भी थे, उनकी स्थापना की थी। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। तो यानी कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपना प्रशंसा खुद से नहीं करते हैं। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वो ठोस होती है। चाहे हम कहीं रहे, वह कहीं रहे, ठोस रहती है। उनके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमें पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। तो जेपी जी बोलते हैं कि हमको किसी आदमी से झगड़ा नहीं है, हमको उसका गलत सोच और गलत विचार से झगड़ा है। किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें तो उसकी नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वो कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा। तो इसके लिए कोई बड़ा आदमी भी क्यों नहीं गलती कर ले, फिर भी उसका ये विरोध करेंगे। अगर गलत है तो गलत है। हम लोग उनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी हम लोगों की। बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात। और बापू में इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे। तो ये बापू का भी आह्वान करते थे, अगर बापू जी का कोई बात इन लोग को गलत लगता था तो फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाते थे। तो उनकी भी आलोचना ही की है मैंने। उस जमाने में मैं तो घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आया, बिहार में। जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता था। तो जवाहरलाल जी को ये भाई से संबोधित करते थे। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत मानते थे। तो क्या जवाहरलाल जी इसको मानते थे ज्यादा, तो वही बोल रहा है कि पता नहीं हमको जवाहरलाल नेहरू जी क्यों इतना मानते थे। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। तो जवाहरलाल नेहरू जिसको मानते थे तो ये भी उसका आदर करते थे, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था, उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचना को बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था, उस पर वे बहुत नाराज हुए। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया कि यह बहुत गलत काम आपने किया है। इससे कश्मीर पे सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़ी ही दिनों में 18 महीनों में वह चल बसे। देश का दुर्भाग्य है। तो यानी कि वो जो मर गए, ये क्या है, देश का दुर्भाग्य है। इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद है, यानी कि इंदिरा जी से इसका नहीं बनता था, वे जवाहरलाल जी के साथ जो मतभेद है उनसे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस है। जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूँ,
मैंने उस समय जो आलोचना की हंगरी के मामले में, मैं जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा। यानी कि इसका बात सही था। अगर कुछ भी सही रहता है तो सामने वाला को मानना ही पड़ता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी भी मानते हैं उसका बाद में। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तब उस धोखे के कारण उनकी हृदय को ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में ही चल बसे। यानी कि 2 बरस में संभल नहीं पाए और चल बसे। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते, यानी ऐसा कभी कोई उम्मीद भी नहीं किया था कि उसके साथ ऐसा करेगा। अगर कोई चीज का उम्मीद ना रहे, वो हो जाए तो दिल को बहुत दर्द होता है, तकलीफ होता है। थोड़ी इनकी भी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था उनसे, अंतर्देशीय प्रश्नों में भी था, उतना मतभेद है। अब एक बात ले लीजिए, जिनके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा। तो करप्शन सबसे ज्यादा क्या चीज में हो रहा है? इलेक्शन का खर्चा में। बेफिजूल का उसमें क्या किया जाता है? खर्चा किया जाता है। करोड़ों रुपयों में वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और एक यह सब रुपया ब्लैक मार्केटिंग लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अन अकाउंट मनी करोड़ों रुपये, जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। तो क्या करता है? चुनाव में बेफिजूल का खर्चा करता है और गरीबी हटाओ का नारा लगाता है, लेकिन गरीबी पे कोई एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता है। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूं कि भाइयों, इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। यानी कि जेपी जी बोल रहे हैं, तो इस तरफ जो खर्चा, बेफिजूल का खर्चा किया जा रहा है, इसको रोकना चाहिए, तभी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकती है। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए अगर चाहते हैं कि गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके। तो इससे क्या होगा? जिसके पास रुपया होगा वही चुनाव पे उठ सकता है। अगर रुपया नहीं होगा तो वो नहीं उठेगा, क्योंकि जो खर्च होता है उतना खर्च करने के लिए उसके पास रुपया ही नहीं है, जिसके कारण वो क्या करेगा? उम्मीदवार में खड़ा नहीं हो पाएगा। गरीब पार्टी है, वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकते, सुनता है कोई? यानी जेपी जी बोल रहे हैं, पर किसी को उसका बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा हूं और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके, इसका प्रयत्न भी करता रहा हूं। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दलविहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राजश्रेष्ठ का क्या होगा? क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेनलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो शायद वह ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांतों का विस्मरण हो गया है। जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की, ना छात्रों की, ना विपक्षी राजनीतिक दलों की, ना सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है इसमें से दलविहीन लोकतंत्र पैदा होगा। यानी इसी सब में से दलविहीन लोकतंत्र पैदा हो सकता है। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे, जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। तो क्या होगा? जो अभी कानून बनाएगा ये लोग, उसी पे होगा।
विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है, कि उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों में मैंने बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की। यानी कि ये जो बोलता है, लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरा कान से निकाल देते हैं। वही बोले, इसका तो हम बार बार बोल चुके हैं, पर कोई सुने तब ना। इसलिए बार बार मुझे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पिटे राजनीति चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उनके आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है आसानी से समझ जाएंगे, मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी। यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। तो सबको लग रहा है क्या ये लोग क्या कर रहा है, जनता और छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा, गलत नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं कोई बात नहीं कहता हूँ तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। तो जो नया नया बात बता रहा था, जानकारी वाला बात, तो ये सब क्या कर रहा था, समझने का कोशिश कम कर रहा था। तो क्या है मेरा कहना, तो इसीलिए इसको कहने में अच्छा नहीं लग रहा था, कह रहा था, कोई सुनता ही नहीं था इसका बात को। संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वो चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया ना तो स्वच्छ होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, और न चुनाव के बाद उनके प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश नहीं रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो क्या बोल रहा है, सिर्फ मतदाता को इतना ही हक होता है जाके सिर्फ वोट दे दे, उसके बाद वो जीत जाने के बाद क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस पर कोई रोक नहीं लगता है। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। विकसित देशों की लोकतांत्रिक समाज में जो प्रतिप्रभावी शक्तियां, यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहाँ नितांत अभाव है। तो वो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो इस सबको क्या करना चाहिए, उन लोग को त्यागपत्र देने पे मजबूर करना चाहिए, तो प्रेस पे छपवाना चाहिए, सब कुछ करवाना चाहिए, ताकि सारा जनता को क्या चले, उसके बारे में पूरा से पूरा अच्छा तरह से उसको पता चल जाए, ताकि उसको अपना पक्ष को छोड़ना पड़े, जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश न पर नहीं रहता, सिवाय इस भय के अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे, परंतु भय भी रुपया। तो क्या बोल रहा है, अगर बाद में उन लोग को बस इतना भय रहता है कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगले साल जो वोट होगा उसमें हमको फिर से नहीं जिताएगा, तो फिर क्या है, उसमें भी बाद में बोलता है रुपया, क्या होता है, रुपया दे दे करके फिर से वोट अपना ले लेता है। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वो आगे, तो अब क्या है, युवक सब जो है वो तैयार हो गया है, क्या चीज बनने के लिए, नेता बनने के लिए, कुछ नया चाहती है। तो आज का युवक क्या चाहता है, कुछ नया चाहता है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके। तो बोल रहे हैं जेपी जी कि आदमी में इतना शक्ति आना चाहिए, इतना समझ होना चाहिए कि वो सही इंसान को चुन सके, चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों का आचरण तथा यथासंभव अंकुश रख सके।
इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करे, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाए तो वो लोग क्या चाहते थे, आम लोग से ही कोई एक उम्मीदवार को खड़ा करना चाहते थे। यदि उन समितियों के बीच आम राय नहीं होती तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उनके भावी कार्यक्रम पे कड़ी निगरानी होगी, यानी वो क्या कर रहा नहीं कर रहा है उसका पूरी निगरानी रखेगा। ये संघर्ष समितियां करेगी। तो ये काम कौन करेगा? संघर्ष समिति करेगा। और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो देखिए, गलत रास्ता अगर वो प्रतिनिधि पकड़ रहा है तो उसको क्या करेगा? इस्तीफा देने पे मजबूर कर देगा। इस प्रकार से जनता पर अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उचिखल, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह जाएंगे। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है। जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन में संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार के, जो घूसखोरी चलती है, यानी कि जो घूस लेता है उसके खिलाफ संघर्ष रहेगा, यानी कि उसके खिलाफ सबका नजर रहेगा और जाकर संघर्ष चलता रहेगा ताकि ये सब जो घूस लिया जा रहा है इसको खत्म किया जाए। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की है उनका भी विरोध ये समितियां करेगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेगी। तो संघर्ष समिति से जेपी जी का बहुत अपेक्षाएं था, तो वही सब बता रहे कि क्या क्या संघर्ष समिति करेगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करेगी। तो संपूर्ण क्रांति खत्म हुआ, अब जाकर के इसका जो क्वेश्चन आंसर करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो इसके आगे वाला वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इतना देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।